तो अब हम लोग आज के क्लास में अब न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है ग्राइंडिंग। ठीक है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन वर्कशॉप का भी एक क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है। ग्राइंडिंग प्रोसेस का यूज जो है, जहाँ पर हम जॉब को फिनिशिंग देने के लिए करते हैं, वही जो है इसमें इस ग्राइंडिंग प्रोसेस के थ्रू हम जॉब को फिनिशिंग देते हैं, जिससे हमारा डिजायर सरफेस फिनिश, करेक्ट साइज एंड एक्यूरेट शेप, इस तरह से हम ग्राइंडिंग ऑपरेशन से प्राप्त करते हैं, है ना। ग्राइंडिंग ऑपरेशन का यूज हम लोग और भी करते हैं, जैसे जब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो है, जहां हम वर्कशॉप में कोई भी लेथ मशीन के ऊपर मान लेते हैं कि अगर हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से कटिंग कर रहे हैं, तो हम लोग देखे थे कि एक सर्टेन कटिंग के बाद जो है टूल का जो कटिंग एबिलिटी है वो खत्म हो जाता है, यानी उसका कटिंग एज गिर जाता है, जिस कारण से वो कटिंग कम और रबिंग ज्यादा करने लगता है। तो इससे कटिंग फोर्स बढ़ती है और हीट का जनरेशन भी बढ़ जाता है। तो ऐसा ना हो तो फिर हम लोग वापस टूल को जैसे ही देख लेते हैं कि अब ये कटिंग करने का क्षमता अब इसके पास नहीं है, इसका जो शार्प एज है वो ब्लंट हो चुका है, तो फिर हम उस कटिंग टूल्स को वहां से मशीन से हटा करके और फिर ले जाते हैं कहाँ पर, ग्राइंडिंग ऑपरेशन करने के लिए। और ग्राइंडिंग ऑपरेशन करके हम उस टूल को वापस जो है उसकी कटिंग एज को तैयार करते हैं, और तब फिर वही टूल जो है फिर से हम जा करके यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही है ग्राइंडिंग ऑपरेशन, जो एक फिनिशिंग प्रोसेस देता है। इससे हम सरफेस फिनिश, करेक्ट साइज और शेप, है ना, ये बहुत ज्यादा मेटल को तो रिमूव नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक सर्टेन अमाउंट में मेटल को ये रिमूव करता है। ग्राइंडिंग ऑपरेशन से भी बहुत मेटल की रिमूविंग होती है और हमें फिनिशिंग ऑपरेशन मिलता है। जैसे कि ये फिगर में दिख रहा है कि ये वर्क पीस है और ये जो व्हील है ये ग्राइंडिंग व्हील है। वर्कशॉप में हम लोग देखते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील जो है काफी हाई स्पीड से रोटेट करते रहता है, इसको हम इलेक्ट्रिक मोटर से ऑपरेट करते हैं। तो ये ग्राइंडिंग व्हील का जो ये आउटर मोस्ट सरफेस है, इस पर छोटा छोटा कटिंग एज बना हुआ रहता है, यानी ऐसे बोले तो ग्राइंडिंग व्हील के सरफेस पर जो है एब्रेसिव होता है। ठीक है, ये एब्रेसिव हार्डर मटेरियल का होता है और बहुत ही छोटा छोटा साइज में होता है, और वो शार्प शार्प होती है। तो ये डी जो है डेप्थ ऑफ कट है, मतलब पहले वर्क पीस जो है इतना साइज का था, इसको हम ग्राइंडिंग व्हील पर ले ले गए और ग्राइंडिंग व्हील रोटेशन में है, और वर्क पीस को इस ग्राइंडिंग व्हील के अगेंस्ट जो है हम रखते हैं। तो ये जब ग्राइंडिंग व्हील ऐसे रोटेट करेगा तो यहाँ से मेटल को क्या करेगा, ये रिमूव करके बाहर फेंकते चला जाएगा, है ना। इसमें जो मेटल रिमूविंग होता है वो बहुत ही छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ये मेटल को क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, तो ये उसका क्या है, ग्राइंडिंग व्हील का जो सरफेस है इसके ऊपर एब्रेसिव लगा हुआ रहता है, इसीलिए ग्राइंडिंग व्हील को कभी कभी जो है इसको मतलब ग्राइंडिंग व्हील को कभी कभी एब्रेसिव व्हील भी कहा जाता है, एब्रेसिव व्हील। ठीक है, क्योंकि इसको जब हम लोग टच करेंगे तो काफी रफ जो है, तो इसका सरफेस हमको कैसा लगेगा, बहुत ही रफ लगेगा, और लगेगा कि इसमें छोटा छोटा पार्टिकल का क्या है, कटिंग एज बना हुआ है। ठीक है, और यही एब्रेसिव पार्टिकल होता है, और यही एब्रेसिव पार्टिकल जो है यहाँ पर वर्क पीस को कटिंग करने में मदद करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ग्राइंडिंग व्हील का, जैसे कि ये एक ग्राइंडिंग व्हील है ना, इसका अगर हम लोग एक हिस्सा यहाँ से काट के स्टडी के लिए लेते हैं, तो यहाँ पर हम उसको जब क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व, तो यहाँ पर जो टिप पॉइंट पर यानी आउटर सरफेस पर जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है, जो हार्डर मटेरियल का, ये क्या होता है, हार्ड मटेरियल का बना हुआ रहता है, ये सरफेस पर ऐसे चिपका हुआ रहता है। यहाँ पर एक बॉन्डिंग एजेंट होता है, बॉन्डिंग एजेंट के थ्रू ये एब्रेसिव जो है पार्टिकल इस व्हील में क्या रहता है, बॉन्डेड रहता है। ठीक है, ये उसका फेस ऑफ द व्हील कहलाता है, और ये बॉन्डिंग मटेरियल है जो इस एब्रेसिव पार्टिकल्स को
इस व्हील के साथ बॉन्ड करके रखता है ना। जब इसका यूज हम लोग किसी वर्क पीस को कटिंग करने के लिए यहाँ पर ले जाते हैं, तो यही जो एब्रेसिव है ये सब, ये वर्क पीस के ऊपर जो है रबिंग एक्शन करता है, और इस ये जो एब्रेसिव है इसके पास छोटा छोटा शार्प एज भी है, जिस कारण से जो वर्क पीस है उसके मटेरियल को ये कट करके रिमूव कर देता है ना। लेकिन जब कभी कटिंग फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो कभी कभी ये होता है कि ये एब्रेसिव पार्टिकल है, ये एब्रेसिव पार्टिकल तो व्हील के साथ एक बॉन्डिंग एजेंट के थ्रू यहाँ पर क्या है, चिपका हुआ है। तो बहुत ज्यादा कटिंग फोर्स होने से ये पार्टिकल हो सकता है यहाँ से उखड़ भी जाएगा, तो उखड़ करके टूट करके ये बाहर आ गया। तो बाहर आ जाएगा तो कुछ कुछ ग्राइंडिंग व्हील ऐसा होता है जो रीशार्पेनिंग होता है। रीशार्पेनिंग मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ पर इस तरह का एब्रेसिव है, यहाँ पर ये एब्रेसिव इस तरह से चिपका हुआ है, इस तरह का चिपका हुआ है। तो अब ये अभी कटिंग कर रहा है, ये क्या होगा, ये उखड़ जाएगा अगर, तो फिर वापस जो है तो ये कटिंग एज नया तैयार हो जाएगा। मतलब एक पार्टिकल का उखड़ना जो है एब्रेसिव, एक एब्रेसिव का टूटना और भी न्यू न्यू कटिंग एज तैयार कर देता है, जिसको हम लोग रीशार्पेनिंग कहते हैं। ये खुद से शार्प हो जाता है। तो ऐसा खास करके जो कार्बाइड टूल होता है, कार्बाइड जो ग्राइंडिंग व्हील होता है ना, या सीडीएन होता है, वो सब में ये सब ज्यादा ऐसा होता है कि वो सेल्फ शार्पेनिंग होता है, जल्दी वो आसानी से घिसता नहीं। एक पार्टिकल टूट भी गया तो दूसरा कटिंग एज जो है तैयार हो जाता है उसको कटिंग करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम एक एक लाइन देखते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील के पास क्या क्या है। एब्रेसिव पार्टिकल है, बॉन्डिंग मटेरियल है, और एक वॉइड है, जिसके में वॉइड में हम बॉन्डिंग मटेरियल को भर के एब्रेसिव पार्टिकल को चिपका देते हैं उसके आउटर सरफेस पर। तो द प्रोजेक्टिव एब्रेसिव पार्टिकल एक्ट लाइक कटिंग टूल। जो यहाँ पर एब्रेसिव पार्टिकल है वो हमारा यहाँ पर कटिंग टूल के जैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो ए प्रोपरली सेलेक्टेड ग्राइंडिंग व्हील एग्जिबिट सेल्फ शार्पेनिंग एक्शन। जैसा कि हम बताएं कि एक प्रोपरली जो ग्राइंडिंग व्हील होता है ये सेल्फ शार्पेनिंग होता है, और ऐसा हमें जरूरत भी है क्योंकि ग्राइंडिंग व्हील महंगा होता है, और हम थोड़ा सा अगर ये रबिंग के चलते अगर इस व्हील को हमें रिजेक्ट करना पड़े तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। तो ये रीशार्पेनिंग जनरली ये एब्रेसिव पार्टिकल ऐसा चूज किया जाता है जो रीशार्पेनिंग हो, ये खुद से शार्प होते रहता है और लॉन्ग समय तक ये फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए सुटेबल होता है। तो वही कह रहा है कि अगर एक कटिंग एज डल भी हो जाता है तो एक नया कटिंग एज तैयार हो जाता है ना। न्यू कटिंग एज जो है तो फर्दर कटिंग एक्शन वो करते रहता है। ठीक है, इसके बाद है कि द रेट एट विच ग्राइंडिंग व्हील इंटर इनटू द वर्क पीस। जिस रेट से ग्राइंडिंग व्हील जो है वो वर्क पीस में एंट्री ले रहा है, मतलब यहाँ पर ऐसा बोले तो पर रिवॉल्यूशन, यानी एक रिवॉल्यूशन ग्राइंडिंग व्हील में जितना ये कट कर रहा है, तो वही हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ मटेरियल रिमूवल, या रेट थ्रू विच ये ग्राइंडिंग व्हील जो इसमें इंसर्ट कर रहा है, इसको कहते हैं फीड। इसको क्या कहा जाता है, फीड। कि द रेट एट विच ग्राइंडिंग व्हील इंटर इनटू द वर्कपीस इज कॉल्ड इनफीड। ये इनफीड कहलाता है, जो वर्कपीस के अंदर ये घुस जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, वर्कपीस के अंदर यहाँ पर डेप्थ ऑफ कट अंदर में ये घुस गया, तो इधर के डायरेक्शन में जो फीड होगा इसको हम लोग इनफीड कहेंगे। ठीक है, और जिधर वर्ग ये कटिंग करते जा रहा है आगे, अगर इस डायरेक्शन में अगर जो फीड होगा इसको हम लोग कहते हैं थ्रू फीड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रू फीड। मतलब हो गया कि इधर जो है जितना पर रिवॉल्यूशन ये कट करते जाएगा वो उसका थ्रू फीड कहलाएगा, और वही इसका जो मतलब वर्क पीस के अंदर जितना ये पर रिवॉल्यूशन कट करते जाएगा ये उसका इनफीड ऑपरेशन या इनफीड ग्राइंडिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे कि जो हाई स्पीड ग्राइंडिंग होता है, हाई स्पीड अगर यानी ग्राइंडिंग व्हील काफी हाई स्पीड से घूम रहा है तो उसमें इनफीड जो होता है वो लो होता है, और इस कारण से इनफीड लो होने के कारण मटेरियल जो है वो ग्राइंडिंग व्हील जो है वो कम मटेरियल को रिमूव कर पाता है। यहाँ पर मटेरियल रिमूवल रेट जो है यानी इन फीड में जो हम लोग ऐसे सीधा याद रखेंगे कि इन फीड में मेटल रिमूवल रेट जो होता है ये लो होता है। ठीक है,
और स्पीड जो है इसमें स्पीड हाई होता है, इसमें क्या होता है, स्पीड हाई होता है। ठीक है, जबकि कह रहा है क्या कि इट इज मिंट फॉर सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन, और इस इनफीड का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए करते हैं। दूसरी तरफ जो क्रिप फीड ग्राइंडिंग होता है, क्रिप फीड ग्राइंडिंग इसको कहते हैं जिसमें इनफीड जो है वो हाई होता है और स्पीड लो होता है। यानी क्रिप फीड ग्राइंडिंग में जो मेटल रिमूवल रेट होता है वो हाई होता है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में मेटल का क्या होता है, रिमूव होता है, स्पीड इसका लो होता है। तो ये पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे कि इनफीड में मेटल रिमूवल रेट लो होता है, स्पीड हाई होती है, और क्रिप फीड ग्राइंडिंग में मेटल रिमूवल रेट हाई होता है और स्पीड लो होता है, दोनों ही क्या है, अपोजिट है। अब हम लोग आते हैं ग्राइंडिंग व्हील के डिजाइनेशन एंड सिलेक्शन के ऊपर। आखिर ग्राइंडिंग व्हील में क्या क्या मौजूद होता है, कैसे हम उसकी डिजाइन करते हैं, और किस प्रकार के एप्लीकेशन के लिए कौन से ग्राइंडिंग व्हील को हम सेलेक्ट करेंगे, तो उसी को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम बताएं ग्राइंडिंग व्हील में जो है क्या क्या होता है, एक एब्रेसिव पार्टिकल होता है, इसमें एब्रेसिव पार्टिकल होता है। दूसरा चीज की इसमें बॉन्डिंग एजेंट होता है, ठीक है, यानी कि बॉन्डिंग एजेंट होता है। और भी इसमें हम लोग आगे देखते जाएंगे। ठीक है, तो एब्रेसिव में कौन कौन से टाइप है, एब्रेसिव पार्टिकल जो जनरली ग्राइंडिंग व्हील में यूज किया जाता है, तो जैसा कि हम बताएं कि एब्रेसिव पार्टिकल एक क्या है, हार्ड पार्टिकल्स है। ठीक है, तो ये हार्ड पार्टिकल्स है जिसको हम लोग यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील के सरफेस के ऊपर चिपका देते हैं, ये एब्रेसिव पार्टिकल हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि दीज आर हार्ड मटेरियल, एब्रेसिव क्या है, ये हार्ड मटेरियल है। एडिक्वेट टफनेस, इसके पास टफनेस भी होता है क्योंकि कभी कभी ग्राइंडिंग व्हील पर अचानक से शॉक लोड भी लगता है, तो अगर इसके पास टफनेस रहेगा तो शॉक लोड को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है क्या कि एडिक्वेट टफनेस होना चाहिए और उसका कटिंग एज जो है ऐसा होना चाहिए कि लॉन्ग टाइम तक वो चलता रहे। ठीक है, यहाँ पर ये जो एब्रेसिव पार्टिकल होता है वो छोटा छोटा पीस में होता है ना। और अगर मतलब ये जब इसको ग्राइंडिंग करते हैं तो हो सकता है कि ये पार्टिकल भी और स्मॉलर पार्टिकल में, एब्रेसिव पार्टिकल जो है पहले से ही छोटा है और ग्राइंडिंग करते वक्त हो सकता है ये एब्रेसिव पार्टिकल भी और टुकड़ा में टूट जाए। ठीक है, तो इसको कहते हैं फ्राइएबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर एब्रेसिव का प्रॉपर्टी ऐसा होना चाहिए जो सेल्फ शार्पेनिंग कैपेबिलिटी होता है, तो फिर हमें ग्राइंडिंग व्हील बार बार बदलने की जरूरत नहीं होती है। तो जो कॉमनली यूज्ड एब्रेसिव है वो है एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सीबीएन यानी क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, और डायमंड। यहाँ पर ये चारों का चारों क्या है, हार्ड पार्टिकल्स है। तो इसमें जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड को कोरंडम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका यूज जो है वो एब्रेसिव पार्टिकल के रूप में यूज होता है ना। खास करके कह रहा है कि एब्रेसिव इज यूज्ड इन ग्राइंडिंग जनरली मैन्युफैक्चर फ्रॉम एल्युमिनियम और बॉक्साइट। ये बॉक्साइट से एल्युमिनियम ओर निकाल के और फिर ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया जाता है, और ये इस एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम एब्रेसिव पार्टिकल के रूप में यूज करते हैं। दूसरा है सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड नाम से है, ये सिलिकॉन और कोक यानी सिलिका और कोक के मिला के सिलिकॉन कार्बाइड बनाया जाता है। सीबीएन क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, ये जो है तो डायमंड के बाद सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल होता है सीबीएन, जिसका यहाँ पर नूप हार्डनेस 4700 kg पर mm होता है। तो ये काफी क्या है, हार्ड मटेरियल है, हालांकि ये एक्सपेंसिव भी होता है। डायमंड सबसे हार्ड मटेरियल है जिसका नूप हार्डनेस अप टू 8000 kg पर mm स्क्वायर तक होता है। इसका ये ज्यादा हार्ड है तो हार्ड में टूल जो ग्राइंडिंग है, जब हम डायमंड एब्रेसिव का यूज करते हैं ग्राइंडिंग व्हील में, तो इसका जनरली यूज जो है टूल मटेरियल को ग्राइंडिंग करने में, कोई डाई वगैरह है तो उसको ग्राइंडिंग करने में हम डायमंड का यूज करते हैं। ये एक टेबल है, इसको अपना एक दिमाग में रख लेना है। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड का जनरली नूप हार्डनेस 2000 से 3000 होता है। ठीक है, ये
ये उतना याद रखने का तरीका मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन बस ऑर्डर याद रखेंगे कि कौन ज्यादा हार्ड है और कौन सा। डायमंड सबसे हार्ड है, फिर सीबीएन है, फिर जो है तो ऑलमोस्ट यहाँ पर एल्युमिनियम, ये सिलिकॉन कार्बाइड जो है, और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों का लगभग सेम है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो यूज है ये सॉफ्टर एंड टफर देन ये सिलिकॉन कार्बाइड से सॉफ्ट और टफ होता है। इसका यूज स्टील या हाई स्ट्रेंथ मटेरियल के लिए करते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड का यूज जो भी नॉन फेरस मेटल है, नॉन, ये वाला काफी क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में, ठीक है। नॉन फेरस मेटल का के लिए जनरली सिलिकॉन कार्बाइड का यूज किया जाता है। फिर जो नॉन मेटेलिक मटेरियल है, हार्ड एंड डेंस मेटल है, इसको गुड फिनिश देना है। सीबीएन तो ये खुद हार्ड एब्रेसिव है, तो इसका यूज जो है टफ टूल का, स्टेनलेस स्टील, हार्ड कोटिंग, एरोस्पेस एलॉय। डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड है, तो ये डाई स्टील, टंगस्टन कार्बाइड, जो कि ये भी खुद हार्ड है, उसको ग्राइंडिंग करने के लिए डायमंड एब्रेसिव का यूज किया जाता है। अब हम लोग आते हैं ग्रेन साइज पर, ठीक है। ग्रेन साइज जो है ये सब देखिए यहाँ पर सब इम्पोर्टेंट है। ग्राइंडिंग से कंपटीशन में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा केयरफुल होके अपना याद करना है। ग्रेन साइज जो है ये मतलब हो गया कि जो ग्राइंडिंग व्हील है इसके ऊपर जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है ना, उसका साइज क्या है। तो कह रहा है कि नॉर्मल टू कंपेयर टू नॉर्मल कटिंग टूल, एब्रेसिव यूज इन ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव यूज होता है जो कि स्मॉल होता है, एब्रेसिव छोटा छोटा पार्टिकल होता है। तो यही जो साइज ऑफ एब्रेसिव ग्रेन होता है उसी को हम लोग ग्रिट भी कहते हैं या ग्रेन साइज भी कहते हैं। तो ग्रिट या ग्रेन साइज को नंबर से डिनोट किया जाता है। इससे नंबर से, नंबर का जो वेरिएशन है ये आपको लगभग दिया है कि 6 और 8 से लेकर के ये लगभग 500-600 तक इसका नंबर होता है। 6 और 8 से लेकर के 500-600, तो मतलब ये हो गया कि अंडर 100 जो भी नंबर है, तो इसमें ये नोटेशन जो है नंबर का वो हम लोग देते हैं कोर्स ग्रेन के लिए। इसमें कोर्स ग्रेन के लिए देखिए इसमें उल्टा है, याद रखने का तरीका है। कोर्स ग्रेन में जो ग्रेन साइज होता है इसका इसका जो ग्रेन साइज होता है वो लार्जर होता है, ठीक है। तो ग्रेन साइज लार्जर होता है किसका, कोर्स ग्रेन का, जिसको हम लोग लोअर नंबर से दिखाते हैं, मतलब 10, 15, 20, मतलब जो छोटा नंबर है उससे दिखाते हैं। जितना छोटा नंबर लेंगे उतना ज्यादा वो क्या है, कोर्स है, यानी उतना बड़ा बड़ा जो है उसका ग्रेन साइज है। और वही नंबर जितना बढ़ते जाएगा, जैसे अगर हम लोग 450 नंबर अगर लिख रहे हैं तो 450 नंबर का मतलब जितना ये नंबर हायर होते जाएगा ग्रेन जो है उतना ही फाइन होते जाएगा। फाइन मतलब होता है कि वेरी स्मॉल पार्टिकल, ये छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, ठीक है। तो लोअर नंबर कोर्स ग्रेन को दिखाता है और हायर नंबर जो है फाइन ग्रेन को दिखाता है। जी, इस नंबर को सीव नंबर कहते हैं, ये सीव नंबर से हम डिनोट करते हैं। तो वो तो नहीं पूछता है, हम सिर्फ ये याद रखेंगे कि लोअर नंबर जो होगा यानी 50 या 100 से जो लोअर होगा वो सब कोर्स ग्रेन का, जितना छोटा नंबर उतनी ज्यादा कोर्स, और जितना जब बड़ा नंबर उतना फाइन, मतलब जो है फाइन ग्रेन्स होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि जो सरफेस फिनिश है, अब ये कौन ज्यादा अच्छा देता है, जो है मतलब ज्यादा अच्छा सरफेस फिनिश जो है यहाँ पर कौन देता है। तो ज्यादा अच्छा सरफेस फिनिश जो है वो देगा जिसमें स्मॉल डेप्थ ऑफ कट हो। स्मॉल डेप्थ ऑफ कट जो है वो फाइन ग्रेन का होता है। फाइन ग्रेन में होती है कि ये हीट भी कम जनरेट करता है, हीट लेस जनरेट करता है, और ये इसमें मेटल का जो रिमूवल होता है वो फास्टर रिमूवल, मतलब मटेरियल का रिमूवल थोड़ा फास्टर होता है ना। लेकिन इसमें जो है वो फीड जो है वो यानी डेप्थ ऑफ कट जो है ये लो होता है, कम
कम फीड देते हैं, ठीक है। वही जो है इसमें कह रहा है कि दो ईच ग्रेन कट लेस एंड देयर आर मोर ग्रेन पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द व्हील। फाइन ग्रेन छोटा छोटा पार्टिकल्स है, तो स्वाभाविक है कि किसी पार्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ फाइन ग्रेन्स क्या होगा, ज्यादा होगा। वही अगर कोर्स ग्रेन की बात करें तो ये ग्रेन बड़ा बड़ा होता है, तो नंबर ऑफ कोर्स ग्रेन एक पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा, वो कम होगा, है ना। तो इसमें कह रहा है कि जनरली फाइन ग्रेन का यूज हम लोग करते हैं ग्रिंडिंग व्हील को बनाने में, यानी कि ग्रिंडिंग व्हील को बनाने में हम किसका यूज करते हैं, फाइन ग्रेन्स का यूज करते हैं, ठीक है। वही कोर्स ग्रेन जो है कह रहा है कि कोर्स ग्रेन से हायर मटेरियल रिमूवल रेट होता है, क्योंकि इसमें पार्टिकल बड़ा बड़ा होता है, वो ज्यादा मात्रा में मेटल को रिमूव करता है, और इसके पास बेटर फ्राइएबिलिटी होता है। फ्राइएबिलिटी मतलब इसका टिप खूब टूटता है ना। और इसके कारण जो है ये इंटरमिटेंट ग्राइंडिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। वेयर दे आर लाइकली टू चिप इजीली, जहां पर अच्छा से चिप बन सके, तो वहां पर ये फाइन ग्रेन साइज, ये कोर्स ग्रेन साइज का यूज होता है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो एक तरफ है हमारा फाइन ग्रेन, ठीक है, और एक तरफ है कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन को हम लोग लोअर वैल्यू ऑफ नंबर, इसको लगभग 500 600 ऐसे हायर नंबर से डिनोट करते हैं। कोर्स ग्रेन को लोअर 10 15 ये छोटा नंबर से डिनोट करते हैं। मेटल रिमूवल रेट जो होगा वो फाइन ग्रेन में लो होगा, और कोर्स ग्रेन में मेटल रिमूवल रेट जो है वो हाई होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फाइन ग्रेन जो है बेटर सरफेस फिनिश देता है। ये क्या देता है, बेटर सरफेस फिनिश देता है। और इसमें जो है तो थोड़ा सा सरफेस फिनिश देता है, लेकिन फाइन ग्रेन के कंपैरेटिवली जो है इसमें लो सरफेस फिनिश हमको मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज हो गया ग्रेन साइज के बारे में, है ना। अब नेक्स्ट है बॉन्ड। अब एक और जो पार्टिकल इसमें यूज होता है बॉन्ड, यानी कि एब्रेसिव पार्टिकल जो है वो व्हील के साथ एक बॉन्ड के थ्रू, है ना, वो जुड़ा रहता है। ये बॉन्ड काफी मजबूत बॉन्ड होता है। अगर ये बॉन्ड कमजोर हो गया तो ग्रिंडिंग पार्टिकल जो है यानी एब्रेसिव पार्टिकल व्हील को छोड़ देगा, वो टूट के अलग हो जाएगा। तो कॉमन जो बॉन्ड मटेरियल जनरली यूज होता है वो है विट्रीफाइट, सिलिकेट, सिंथेटिक रेसिन, रबर, सेलाक, मेटल, ठीक है। तो आपको ये सब उतना ज्यादा ये पढ़ने का जरूरत नहीं है, हालांकि इसको आप पढ़ सकते हैं कि सबसे ज्यादा जनरली विट्रीफाइड बॉन्ड का यूज होता है, और ये जनरली क्ले और फ्लक्स को मिक्स करके बनाया जाता है। इसका ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, रिजिड, पोरस, नॉट अफेक्टेड बाय फ्लूइड, है ना। हाँ, लेकिन फिर भी ये बॉन्ड जो है ब्रिटल होता है। तो विट्रीफाइड बॉन्ड का हम यहाँ वहाँ यूज करते हैं जहाँ इम्पैक्ट नहीं लग रहा हो। वही सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट हो गया, जिसका यूज हम लोग बॉन्डिंग मटेरियल के रूप में करते हैं। और ये वाटर ग्लास जैसा हार्डन मटेरियल ये मतलब प्रोवाइड करता है, यानी उसको काफी हार्डली बाइंड किए हुए रहता है। लेकिन इसका जो एक डिसएडवांटेज है कि वो डैम्पनेस को बर्दाश्त नहीं करता है, यानी वाइब्रेशन हो, शॉक हो तो फिर सिलिकेट बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसलिए इसका रिलेटिवली विट्रीफाइड के कंपैरिजनली इसका यूज हम लोग कम करते हैं। नेक्स्ट है कि जो सिंथेटिक रेसिन या रेनसॉइड है, तो ये एक क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जिसको हम लोग एक बार हीट कर देंगे तो फिर वो वापस दोबारा रिसेप नहीं हो सकता है, जैसे फेनॉल हो गया, फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड। तो इसके पास भी गुड स्ट्रेंथ और मोर इलास्टिसिटी होता है विट्रीफाइड बॉन्ड से। और इसके पास जो है हीट और केमिकल रेजिस्टेंस पुअर होती है। जनरली इसका यूज रफ ग्राइंडिंग या पार्टिंग ऑफ या हाई स्पीड ग्राइंडिंग के लिए करते हैं। रबर तो नाम से ही है कि ये एक मतलब रबर जो है तो ये इसकी बॉन्ड जो है ये मतलब कम होगा, ये थोड़ा इसमें ये इलास्टिक ज्यादा होगा। तो जो सिंथेटिक रबर इसमें जनरली हम यूज करते हैं, जो वल्केनाइजेशन मतलब सल्फर के मिक्सिंग से तैयार किया जाता है, और इसमें बॉन्ड के पास हाई स्ट्रेंथ लेकिन लेस पोरस होता है, ठीक है। लेकिन कह रहा ये भी डैम्पनेस से इफेक्ट होता है। इसका यूज जो है कटिंग ऑफ व्हील, रेगुलेटिंग व्हील, इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग फॉर पॉलिशिंग,
पॉलिश के लिए हम लोग जनरली रबर बॉन्ड का यूज करते हैं, इसमें थोड़ा सा सॉफ्टर होता है जो ग्रेन्स है वो। सेलाक हो गया कि ये मतलब ये लेग काफी कम यूज होता है ना। हाउएवर फिर भी जो है तो यहाँ से वेरी सरफेस हाई सरफेस फिनिश मिलती है। मेटल हो गया कि दिस इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डायमंड एंड सीबीएन व्हील्स। डायमंड और सीबीएन व्हील को बनाने के लिए यहाँ पर डायमंड और सीबीएन व्हील को तैयार करने के लिए मेटेलिक बॉन्ड का यूज किया जाता है। और ये इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, काफी हाई होती है, जिसमें कॉपर एलॉय एल्युमिनियम एलॉय यूज होता है। तो जो भी हीट जनरेट होती है वो आसानी से कंडक्ट हो पाता है। ठीक है। हाउएवर फिर भी कह रहा है कि मेटल का जो चॉइस है डिपेंड करता है स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, डायमेंशनल स्टेबिलिटी, इन सब चीजों पर। हालांकि ये इस कैसे बनता है ये सब जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये ऑप्शन में ये सब दे देगा और कहेगा कि इसमें से कोई वो दे देगा, पूछ देगा कि कौन बॉन्डिंग मटेरियल जनरली यूज होता है। तो ये सब कुछ बॉन्डिंग मटेरियल जो कॉमनली यूज होता है ग्राइंडिंग व्हील में।